जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त नोस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे नम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, आपको वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में ही देना है। जैसे कि दोस्तों कल मैंने एक प्रश्न में कहा था कि पेरिस के उपनाम बताने वाले को कमेंट बॉक्स के नाम मैं वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे कल जिन्होंने आंसर दिए उनके नाम हैं, पहला देवराज जी, दूसरा पांडे जी, तीसरा ज्योति जी, चौथा अर्जिता जी और पांचवा वर्षा जी। इन 5 लोगों ने पेरिस के उपनाम सही बताए थे कि पेरिस को सुंदर नगर और फैशन की नगरी कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप आयोजित किया गया, इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपके ऑप्शन है ए सौरभ वर्मा, बी सुशील चौधरी, सी अभिषेक वर्मा और डी रमेश चौधरी। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप आयोजित किया गया, इसमें अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों अभिषेक ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में अपना दूसरा व्यक्तिगत विश्व कप स्वर्ण पदक जीता है। अभिषेक ने शूट ऑफ यूएसए के क्रिस सेफ को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले उन्होंने 2015 में ब्रोकला में विश्व कप के दूसरे चरण में भी गोल्ड मेडल जीता था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहलों पर द इंडिया स्टोरी पुस्तिका लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी आर.के. सिंह, सी हरदीप सिंह पुरी और डी नितिन गडकरी। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में आर.के. सिंह ने ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहलों पर द इंडिया स्टोरी पुस्तिका लॉन्च की है। दोस्तों किसने लॉन्च किया है? आर.के. सिंह ने। याद रखना है, विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है? ये वर्तमान में दोस्तों विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के राज्य मंत्री हैं क्षेत्र के, कौन? श्री आर.के. सिंह ने हाल ही में ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहलों पर द इंडिया स्टोरी पुस्तिका लॉन्च की है। उन्होंने कहा है कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विश्व में चौथी सबसे बड़ी क्षमता है। भारत को उच्च स्तरीय वार्ता के 5 विषयों में से एक ऊर्जा परिवर्तन के लिए ग्लोबल चैंपियन नामित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली, दोस्तों याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को इन 5 विषयों में से कौन से विषय में ग्लोबल चैंपियन नामित किया गया है, तो आपको याद रखना है ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल चैंपियन नामित किया गया है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो चौथा स्थान रखता है, आपको याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, बेगम मुमताज और शाहजहां की बहू बिल्किस जहां के मकबरे की 389 साल पुरानी ईरानी स्थापत्य कला को हाल ही में कितने वर्षों के बाद पर्यटक के लिए खोल दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए 10 वर्षों, बी 20 वर्षों, सी 50 वर्षों और डी 70 वर्षों। तो दोस्तों याद रखें, बेगम मुमताज और शाहजहां की बहू बिल्किस जहां के मकबरे को 389 साल पुरानी ईरानी स्थापत्य कला को हाल ही में 50 वर्षों के बाद पर्यटक के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों यह ईरानी स्थापत्य कला आज भी सबको लुभा रही है। इस स्थापत्य कला को जर्जर होने के कारण 1970 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने इसे बंद कर दिया था। दोस्तों कब बंद किया था? 1970 में। और अब यह 50 सालों बाद फिर से पर्यटन के लिए खोल दी गई है। इसका मरम्मत का काम हो चुका है। 389 साल पहले उतावली नदी और ताप्ती नदी के बीच बिल्किस जहां का मकबरा बना था। याद रखना है दोस्तों, कहाँ? उतावली नदी और ताप्ती नदी के बीच मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास इनका मकबरा बना था। इसे खरबूजा गुंबद भी कहा जाता है। तो अगर आपसे खरबूजा गुंबद कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में, क्योंकि यह हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछें कि बिल्किस जहां का मकबरा कहाँ है, खरबूजा गुंबद भी पूछ सकते हैं। बिल्किस जहां का जन्म 1616 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। शाहजहां के बेटे शाह शुजा से उनका निकाह हुआ था। उन्हें बेगम शुजा के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों अब इनका अगर यह पूछ लिया जाए बेगम शुजा का मकबरा कहाँ है, तो आपको समझ जाना है कि भाई बिल्किस जहां का मकबरा ही पूछा है। बुरहानपुर में 1632 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। यहाँ मकबरा बनाकर उसमें उनके शव को दफन किया गया और मकबरा राष्ट्रीय स्मारक के रूप में दर्ज है। दोस्तों याद रखना इस मकबरे का उपनाम क्या है? तो खरबूजा गुंबद। बहुत अच्छे से याद रखना। और यह कब? 1970 में बंद किया गया था। अभी फिर से हाल ही में
पर्यटन के लिए खोल दिया गया है, याद रखें। और 389 साल पुराना ईरानी स्थापत्य कला का नमूना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न श्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में नई दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के किस ई फाइलिंग पोर्टल को औपचारिक शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं ए EITAT ई पोर्टल, बी ई फाइल ई द्वार, सी ई टैक्स ई द्वार और डी EITAT ई द्वार। तो दोस्तों याद रखें, श्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में नई दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के EITAT ई द्वार फाइलिंग पोर्टल की औपचारिक शुरुआत की है। दोस्तों केंद्रीय विधि एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान में? आप याद रखें, श्री रविशंकर प्रसाद हैं। ने हाल ही में नई दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की ई फाइलिंग पोर्टल EITAT ई द्वार की औपचारिक शुरुआत की है। नया बना ई फाइलिंग पोर्टल विभिन्न पक्षों को अपनी अपीलों, विविध आवेदनों, दस्तावेजों, पेपर बुक्स इत्यादि को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से पेश करने में सक्षम बनाएगा। और यह डिजिटल इंडिया मुहिम में एक बहुत बड़ा हथियार साबित होने वाला है दोस्तों। हथियार इस तरह से कि यह उसमें जान फूंक देगा और तेजी लाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 22 सालों तक वनडे क्रिकेट खेलने वाली इतिहास की पहली महिला बनी है? आपके ऑप्शन है ए मिताली राज, बी झूलन गोस्वामी, सी हरमनप्रीत कौर और डी दीप्ति शर्मा। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में मिताली राज 22 साल तक वनडे क्रिकेट खेलने वाली इतिहास की पहली महिला बनी है। साथ ही यह इतिहास की दूसरी क्रिकेटर भी बनी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज पूर्व भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर के बाद 22 साल तक वनडे क्रिकेट खेलने वाली दुनिया की दूसरी क्रिकेटर बन गई हैं। तो दोस्तों पुरुष और महिला वर्ग को सम्मिलित करके देखें तो यह दुनिया की दूसरी क्रिकेटर बनी है। इनके पहले पूर्व मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 22 साल तक वनडे खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने थे। और दूसरी कौन बनी है? मिताली राज। और महिलाओं के वर्ग अकेले में देखें तो मिताली राज एकमात्र इतिहास की पहली महिला बनी है जिन्होंने 22 साल तक वनडे खेला है। 38 वर्षीय मिताली ने 26 जून 1999 को डेब्यू किया था और रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया। सचिन का करियर 22 साल व 91 दिन का था, तो हो सकता है यह उनका रिकॉर्ड भी तोड़ सकती हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में किस राज्य के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज में 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन हैं ए पुणे, बी उड़ीसा, सी केरल और डी उत्तराखंड। तो दोस्तों याद रखें, DRDO ने हाल ही में उड़ीसा राज्य के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज में 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज में एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से स्वदेशी रूप से विकसित 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट के उन्नत रेंज संस्करणों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इन रॉकेट को भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया गया है। नजर डालेंगे दोस्तों DRDO मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की तरफ, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। इसका मुख्यालय DRDO का नई दिल्ली में तथा DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। अब दोस्तों हम नजर डालेंगे उड़ीसा की तरफ। तो जैसे हम इसको देख सकते हैं, उड़ीसा को भारत के नक्शे पर इसकी सीमाएं देखें तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल 4 राज्यों से तथा बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा बनाता है। दोस्तों आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे उड़ीसा का सामान्य परिचय। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। दोस्तों उड़ीसा के पड़ोसी राज्य आपको पता है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हैं। उड़ीसा में स्थित झीलें देखें तो चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील है, जो आपको याद रखना है। तो भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सी है? चिल्का झील। अनसुप्पा झील और कंजिया झील उड़ीसा में स्थित हैं। पावर परियोजना देखें अगर तो तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना उड़ीसा में स्थित है, याद रखना है दोस्तों। उड़ीसा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान देखें तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ऊषाकोटी वन्यजीव अभ्यारण्य, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और नंदनकानन प्राणी अभ्यारण्य। दोस्तों प्राणी उद्यान, दोस्तों यह आपको पूरे याद रखने हैं क्योंकि पूरे ऑल इंपॉर्टेंट हैं। 5 के 5 जो डाले गए हैं यहाँ पर, पांचों इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे गए तो आपको याद रखना है। अगर उड़ीसा में स्थित हम
बांध देखें तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, जो कि विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। दोस्तों याद रखना है, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। और कौन सी नदी पर है? तो महानदी नदी पर। दोस्तों उड़ीसा में स्थित एक और बांध है रेंगाली बांध, जो कि ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। याद रखना है, रेंगाली बांध किस नदी पर स्थित है? तो ब्राह्मणी नदी पर। दोस्तों उड़ीसा में स्थित स्टेडियम देखें तो बाराबाती स्टेडियम जो कि कटक में स्थित है, और कलिंगा स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। दोस्तों बाराबाती स्टेडियम कटक वाला यह इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत फेमस है, और कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर वाला यह इंटरनेशनल हॉकी गेम्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ एक और स्टेडियम है, तो वह है वीर सुरेंद्र साई स्टेडियम। अगर आपसे पूछा जाए बाराबाती स्टेडियम या कलिंगा स्टेडियम या वीर सुरेंद्र साई स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। आपका अगला पॉइंट, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो FSSM सेवाओं के लिए ISO प्रमाणन पाने वाला उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर देश का पहला शहर बना है। तो दोस्तों FSSM सेवाओं के लिए ISO प्रमाणन पाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। आगे हम उड़ीसा के अन्य तथ्य देखेंगे दोस्तों। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछ लिया जाए टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किसका उपनाम है, किस शहर का उपनाम है, तो आपको याद रखना है भुवनेश्वर का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 रुपए के नोट के पिछले हिस्से पर कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर छापा हुआ है। दोस्तों नोटों के पीछे की प्रिंटिंग फोटोज का पूछ लिया जाता है, तो याद रखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 10 रुपए का नोट होता है उसके पिछले हिस्से पर कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित, मतलब कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर छपा हुआ है, जो उड़ीसा में स्थित है। भुवनेश्वर दोस्तों उड़ीसा में देश का पहला फायर पार्क खुला है। तो देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में खुला? उड़ीसा में। और किस शहर में? तो भुवनेश्वर में। उड़ीसा में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनेगा। तो दोस्तों भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में? उड़ीसा में। उड़ीसा के ऐतिहासिक रसगुल्ले को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब GI टैग की मान्यता दी गई है। तो दोस्तों उड़ीसा के रसगुल्लों को GI टैग दिया गया है। उड़ीसा जनजातीय क्षेत्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उड़ीसा। याद रखना है, यूनेस्को ने उड़ीसा के नौलियाशाही एवं वेंकट रायपुर गांव को सुनामी के लिए तैयार गांव के तौर पर घोषित किया। यह गौरव पाने वाले उड़ीसा देश का पहला राज्य बना है। तो दोस्तों सुनामी के लिए तैयार गांव की घोषणा किसने की? यूनेस्को ने। और कहाँ के कौन कौन गांव है? तो नौलियाशाही एवं वेंकट रायपुर गांव उड़ीसा राज्य के हैं, और यह ऐसा गौरव पाने वाला उड़ीसा देश का पहला राज्य बना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, तैराक साजन प्रकाश हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन से भारतीय तैराक बन गए हैं? आपके ऑप्शन है A पहले, B दूसरे, C तीसरे और D चौथे। तो दोस्तों याद रखें, तैराक साजन प्रकाश हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। दोस्तों केरल के रहने वाले तैराक साजन प्रकाश हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। उन्होंने रोम में सैटे कोली ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में 1 मिनट 56.38 सेकंड का समय निकालकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने 2015 में केरल में राष्ट्रीय खेलों में 6 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों इन्होंने कब केरल के राष्ट्रीय खेलों में 6 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते? 2015 में। याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस IIT संस्थान ने हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है? आपके ऑप्शन है A IIT पुणे, B IIT चेन्नई, C IIT खड़गपुर और D IIT दिल्ली। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में IIT दिल्ली ने हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है। दोस्तों IIT दिल्ली ने हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है, जिससे हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किसने किया है? शिक्षा राज्य मंत्री कौन है वर्तमान में? संजय धोत्रे, जिन्होंने इसे लॉन्च किया है। इस किट को डॉक्टर हरपाल सिंह के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। किसके नेतृत्व में दोस्तों? डॉक्टर हरपाल सिंह के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। वे IIT दिल्ली के सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। नजर डालें IIT दिल्ली की तरफ दोस्तों, IIT दिल्ली की तरफ। तो IIT दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1961 में। और सभापति वर्तमान में इसके डॉक्टर विजय भाटकर हैं। याद रखें बहुत अच्छे से, डॉक्टर विजय भाटकर यहाँ के सभापति हैं और स्थापना 1961 में हुई। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, विदेशी प्रजातियों वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट को हाल ही में किस देश में निर्यात किया गया है? आपके ऑप्शन है A श्रीलंका, B संयुक्त अरब अमीरात, C
नेपाल और डी अफगानिस्तान। तो दोस्तों याद रखें, विदेशी प्रजातियों वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट, इन्हें कमलम भी कहा जाता है, को हाल ही में यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात के लिए निर्यात किया गया है। विदेशी प्रजातियों वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में फाइबर और खनिज से भरपूर ड्रैगन फ्रूट, जिसे कमलम भी कहा जाता है, की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में निर्यात की गई है। इस खेप को महाराष्ट्र के सांगली जिले के ताड़ासर गांव के किसानों से मंगाई गई थी। तो दोस्तों यह खेप किस राज्य से मंगाई गई है, किस राज्य से गई है? तो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के सांगली जिले के ताड़ासर गांव से। इस ड्रैगन फ्रूट का वैज्ञानिक नाम बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, लिख लें बड़े बड़े अक्षरों में, पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, गारंटी है। हाइलोसेर सुंडाटस है दोस्तों, याद रखें क्या है? ड्रैगन फ्रूट या कमलम का वैज्ञानिक नाम हाइलोसेर सुंडाटस इसका वैज्ञानिक नाम है। नजर डालेंगे यूएई की तरफ, तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है और राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान है और मुद्रा यहाँ की यूएई दिरहम है। दोस्तों आज का टास्क है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को यूएई के शहर का नाम बताना है जहां आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। यह नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जो लोग कमेंट बॉक्स में नाम बताएंगे उनका नाम कल वीडियो में दिया जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में मेगा क्विंटल क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह और डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में मेगा क्विंटल क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 16 लाख बीज उत्पादन एवं 24 लाख बीज प्रसंस्करण क्षमता वाले मेगा क्विंटल क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है। इससे भारत में किसानों की आय दुगनी करने में मदद मिलेगी। दोस्तों कहाँ उद्घाटन किया गया, अगर यह पूछ लिया जाए आपसे, तो जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी क्योंकि यह बीज प्रसंस्करण भारत में बहुत महत्व रखता है। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में जैन गार्डन तथा काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन हैं ए पुणे, बी चेन्नई, सी दिल्ली और डी अहमदाबाद। तो दोस्तों याद रखें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अहमदाबाद शहर में जैन गार्डन तथा काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया है। दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए AMA अहमदाबाद में जैन गार्डन तथा काइजन एकेडमी का उद्घाटन किया है। जैन गार्डन और काइजन एकेडमी का समर्पण भारत जापान संबंधों की सहजता और आधुनिकता का प्रतीक है। तो दोस्तों यह किस देश की संस्कृति है? जैन गार्डन और काइजन एकेडमी जापान की है, जिसे भारत में के अहमदाबाद में स्थापित किया गया है और यह भारत जापान के संबंधों की सहजता और आधुनिकता का प्रतीक है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है, तो आपको वीडियो जैसी भी लगी हो उसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आईसीसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है इसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।